स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर निर्देश की बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें 5 खंड होंगे, यानी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। फिर 2 से लेकर 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर निश्चित होगा और आपको 1 या 2 लाइन में इसका आंसर देना होगा। फिर इसके बाद 7 से लेकर 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। फिर इसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। फिर इसके बाद 19 से लेकर 21 तक आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न की, और कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? मदरसा में, या फिर मकतब में, आश्रम में, या फिर मठ में? उसमें राइट आंसर क्या होगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें राइट आंसर दूसरा मकतब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत किसने दिया था? तो छनाई का जो सिद्धांत है वो वुड ने दिया था, या मैकाले ने, हंटर ने, या फिर हार्डिंग ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? छनाई का सिद्धांत मैकाले ने दिया था। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कौन काले हैं, मैकाले हैं। जब कोई चीज़ आप छानोगे यानी छनाई करोगे तो भैया काले हो जाओगे, तो मैकाले छनाई का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो बिजली संकट है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, अगर बिजली नहीं आती है तो उसका मतलब ये मानव की गलती है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, नेक्स्ट है, कोठारी शिक्षा आयोग गठन किस वर्ष हुआ था? तो कोठारी आयोग जो शिक्षा आयोग है इसका गठन 1960 में, 1964 में, 1955 या फिर 1970 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1964 हो जाएगा, कोठारी शिक्षा आयोग का। अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है, अगला है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्वों की संख्या कितनी है? तो बुद्धि के तत्वों की संख्या कितनी है स्पीयरमैन के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, या फिर 7 है? तो इसमें राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है नीचे, ताकि जब आप इसे PDF के रूप में पाएँ तो आप आसानी से इसे रिविजन कर सकें। बात करते हैं अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने में आपको यहाँ पे 1 नंबर प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो भी आंसर में लिखेंगे अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा भी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि प्रवज्जा संस्कार जो है इसके बाद बालक को किस नाम से जाना जाता है, या किस नाम से चला जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसे जैसे यहाँ पे दिया कि वुड्स की घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, किन्हीं 2 मानसिक विकारों को लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि जो प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं श्रमण कहते हैं। ठीक है, श्रमण के नाम से जाना जाता है। और श्रमण का मतलब होता है जो घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को अपना लेता है, उसे श्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि प्रवज्जा संस्कार के बाद जो है बालक को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रमण। एक नाम आपने सुना होगा श्रवण के बारे में। ठीक है, श्रावण के बारे में। तो जो श्रावण है उसी से नाम से रिलेट करके आप इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण के पास संस्कार अच्छे थे जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे। तो श्रवण और श्रवण के नाम से इसे याद कर सकते हैं। तो ये श्रवण हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि श्रवण मतलब होता क्या है, कि जो घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लेता है उसी को श्रमण कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है, वुड्स की घोषणा पत्र जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1854 में प्रकाशित हुई थी, 1854 में। और इसे भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव भी माना जाता है। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि वुड्स की घोषणा पत्र जो है ये 1854 में प्रकाशित की गई थी। अगला है यहाँ पे, नेक्स्ट है
किसी दो मानसिक विकारों का नाम लिखिए। मानसिक विकार का मतलब मानसिक में कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है। विकार मतलब कमियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो मानसिक विकार को आपको बताना है। तो बहुत सारे लोग चिंता करते हैं तो मानसिक विकार के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो जो चिंता है ये मानसिक विकार है। बिना कारण या डर के बेचैनी होना ये चिंता का कारण माना जाता है। तो सिर्फ आप चिंता ही लिख देंगे तब भी जो है आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अवसाद। अवसाद का मतलब डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, हमेशा दुखी रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये डिप्रेशन का ही लक्षण माना जाता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन कर सकते हैं और चिंता, 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है, आर्मी बीटा टेस्ट किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण होती है। तो आर्मी बीटा टेस्ट किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण होती है, तो इसे कहते हैं अवधारणीय परीक्षण, ठीक है। अवाधारणीय परीक्षण के नाम से इसे जाना जाता है। और अवाधारणीय परीक्षण होता है, इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है ये इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें चित्र दिखाया जाता है, संकेत दिखाए जाते हैं, इसके माध्यम से परीक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवाधारणीय परीक्षण है, इसमें जो है आपको कोई फिगर दिखाया जाएगा, कोई चित्र दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस चित्र का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। इस प्रकार से आर्मी बीटा टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। सिंपल है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, इदम अहम प्रहम, ठीक है। इदम अहम प्रहम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपको बताना है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इदम यानी इड, और अहम का मतलब होता है ईगो, ठीक है, ईगो, और प्रहम का मतलब होता है सुपर ईगो, यानी बहुत बड़ा ईगो है अंदर। अब ये सिद्धांत का जो है वो सिद्धांत किसने दिया था, तो सिंगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है। सिंगमंड फ्रायड ने दिया था। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको सिंघम के नाम से याद कर लेंगे। अगर आपने सिंघम मूवी देखा हुआ ना, तो सिंघम, तो सिंगमंड फ्रायड, आप महसूस करिए कि सिंघम को फ्राइड किया जा रहा है, फ्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है सिंगमंड फ्रायड के नाम से इसे याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। यह सिद्धांत बताता कि मनुष्य के व्यवहार में 3 हिस्सों में से बांटा गया है, एक इड, ईगो, सुपर ईगो। ये 3 पॉइंट हैं जो मनुष्य के व्यवहार को 3 हिस्सों में बांटा है। इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न पे, जिसका उत्तर लिखने में आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। तो यहाँ से नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसका उत्तर कम से कम 1 पेज में आपको देना ही देना है, ठीक है, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, जैसे कि वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों का प्रकाश डालिए, प्रेरणा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य को बताइए, या फिर बालिका शिक्षा का क्या महत्व है। आइए एक एक करके इसका उत्तर जानते हैं और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, कभी नहीं कभी पढ़े होंगे, हिंदी में निबंध भी आता है प्रदूषण के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए वायु प्रदूषण के कारण क्या है, जो वाहन होते हैं, वाहन से निकलने वाले धुएं होते हैं, ये वायु प्रदूषण का कारण माना जाता है, ठीक है। जो कारखाने होते हैं, कारखाने से निकलने वाले धुएं होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। फिर कूड़ा करकट जो है, कूड़ा कचरा जो है इधर उधर फैला रहता है। फसल के जो अवशेष होते हैं लोग जला देते हैं, जिसे पराली जलाना भी कहते हैं। गांव में लोग पराले जलाते हैं, पराले यानी जो पूरा होता है धान वगैरह का, वो सब जला देते हैं। तो ये भी जो एक तरह से वायु प्रदूषण का कारण माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे है कोयला, तेल, गैस आदि को जो है उपयोग किया जाता है, तो कोयला जलाया जाता है, ठीक है, तेल जलता है, इससे भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण फैलता है। तो आप इसमें से जो है इसके बारे में लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कारक का मतलब होता है कारण, यानी जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे प्रभावित हो जाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, यही कारण हमें बताना है। आइए जानते हैं क्या कारण होता है। तो सबसे पहले यहाँ परिवार का माहौल का फर्क पड़ता है भैया। सिंपल सा पॉइंट ये है कि परिवार में जैसा माहौल होगा वैसे बच्चे अपना जो है माहौल में पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता दूँ। जो है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर।
जौनपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है माधवपट्टी गांव। आप गूगल में जाके सर्च कर लेना, ठीक है, बता देगा आपको गूगल भाई क्या है यहाँ पे हकीकत। माधवपट्टी गांव है। इस माधवपट्टी गांव में ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 74-75 घर हैं इसमें। मान लीजिए 75 घर हैं टोटल। इस 75 घर में तकरीबन 47 घर में सिर्फ IAS PCS अधिकारी हैं। IAS PCS अधिकारी केवल 47, यहाँ पे 47 घर में। आप सोच लीजिए कि 74-75 गांव है, मतलब घर है, 74-75 घर है उस गांव में, और उसमें से लगभग 47-48 IAS PCS अधिकारी हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ माहौल ज़बरदस्त है भैया, ज़बरदस्त माहौल है। और जो माहौल है ना, वो वहाँ पे इस प्रकार से है कि समझ लीजिए कि कभी भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे अधिकारी ना निकले। इसीलिए इस पूरे गांव को नाम दिया गया है अफसरों की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ से अफसर ही निकलते हैं। तो ये क्या है? ये है माहौल का फर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिवार है, उस परिवार में आप रहते हैं तो उस परिवार का माहौल क्या है, ये सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। दूसरा है अध्ययन और काम का तनाव। अध्ययन और काम का तनाव। अब बोर्ड परीक्षा आने वाला है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। घर वाले भी कहेंगे पढ़ो पढ़ो, टीचर भी कहेंगे पढ़ो पढ़ो, लेकिन किस प्रकार से पढ़ें, कैसे याद करें, क्या करें, किस प्रकार से तैयारी करें, ये कोई नहीं कहेगा। तो आप जब अध्ययन करेंगे तो आप टेंशन में हो जाएंगे, मानसिक आपके जो है विकार बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो अध्ययन करने का तरीका है वो सही ना हो, या फिर जो है पढ़ने में मन नहीं लगता हो, तो कहीं न कहीं ये भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। फिर काम का तनाव। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि घर का काम करना होता है तो 50 काम होते हैं, टेंशन हो जाती है कि पढ़ें कि काम करें कि फिर क्या करें। तो इस प्रकार से जो घर का काम होता है या कोई भी काम होता है, काम का तनाव भी रहता है। जैसे प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, इतना उनका काम मिल जाता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि करें तो क्या करें, पढ़ाएं बच्चों को या फिर जो है काम करें, जनगणना करें या मतगणना करें या फिर क्या करें। तो इस प्रकार से ये काम का तनाव भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आराम से इसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है संबंधों में तनाव या विवाद। जो रिलेशनशिप होता है, जैसे पति पत्नी है या फिर घर वाले हैं या रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उसमें भी तनाव होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, सबके परिवार में होता है। तो ये जो तनाव है, जो टेंशन है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, घर का काम अच्छा खासा काम करती हैं, फिर भी उन्हें 2 बातें सुनने को मिलता है, तो कहीं न कहीं ये भी एक मानसिक तनाव है, ठीक है, जिसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या और असुरक्षा। सबसे बड़ी समस्या जो है वो आर्थिक असुरक्षा है। आर्थिक असुरक्षा या फिर आर्थिक समस्या का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके आर्थिक स्थिति आपके सामने आने वाली है, और अगर पैसा रहेगा तो आप जो चाहोगे वो खरीद सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसा आए कहाँ से। अब उस पैसे के लिए आप क्या करेंगे, जो है काम करेंगे। कुछ लोग उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी तरह से जो है टेंशन हो जाता है कि पैसा आए तो आए कहाँ से, है ना, इस प्रकार से। और ऐसे ही हम असुरक्षा महसूस करने लगते हैं कि भाई हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, या हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हम आप आगे बढ़ सकें। तो ये सारी जो है ये मानसिक स्वास्थ्य के कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे ना तो आपका एक पेज से ज़्यादा चला जाएगा और आराम से जो है आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों को प्रकाश डालिए। जो कारण है, जो भारत में निम्न शिक्षा स्तर है, इतना डाउन क्यों हो रहा है शिक्षा का स्तर, क्यों लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या कारण है, आइए जानते हैं। उसी कारण को प्रकाश डालना है, उसी कारण को बताना है कि आखिर क्या कारण है। तो सबसे पहले समझते हैं भारत में शिक्षा के जो स्तर जो कम हो रहे हैं उसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। और पहला कारण आपके सामने यहाँ पे बताया गया है, गरीबी और आर्थिक समस्या। गरीबी और आर्थिक समस्या, बहुत सारे लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि वो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, और फिर उनके सामने चुनौती आती है कि कहीं कमाने निकल
जाते हैं या कहीं कुछ काम धंधा करने लगते हैं। तो जो गरीबी होती है भैया, ये गरीबी शिक्षा का स्तर माना जाता है, क्योंकि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं वो बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो गरीबी और आर्थिक समस्या है ये सबसे बड़ा शैक्षिक स्तर का कारण माना जा रहा है, क्योंकि अगर पैसा होता तो सब लोग शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। और शिक्षा इतना महंगा हो गया है, महंगा का मतलब बिजनेस बना लिए हैं। शिक्षा जो है वो बिजनेस बन चुका है, लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं भैया। पढ़ाने वाला काम है ना, वो टीचर तो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा वाला विद्यालय है यहाँ पे तो सिर्फ बिजनेस चलता है। वहाँ पे इतना फीस महंगा लेते हैं कि समझ लीजिए कि जो है पूछिए मत। प्राइवेट स्कूलों में जो है मनमानी फीस लेते हैं, लेकिन कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। और भी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, फीस ज़बरदस्त का महंगा रहेगा लेकिन नाम वही लिखाते हैं। तो गलती सिर्फ मैनेजमेंट की भी नहीं है, गलती समाज की भी है, क्योंकि समाज के लोग भी जो है ऐसा ही चाहते हैं। अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो शिक्षा में प्राप्त सुविधाओं की कमी। देखिए, शिक्षा में प्राप्त सुविधाओं की कमी का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा नहीं हो पाती है, बहुत सारे खेल के मैदान नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वहाँ पे, बहुत सारे विद्यालय हैं। तो ऐसे कमी के कारण जो है शिक्षा के स्तर में जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी देखने को आज भी मिलती है। बहुत दूर दूर जो है 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर बच्चों को जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और अगर कहीं आसपास विद्यालय है तो उतना अच्छा पढ़ाई होता नहीं है। शहर में जो विद्यालय होते हैं थोड़ा सा उनमें अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो लोग शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लड़कियों के शिक्षा का स्तर पर ध्यान कम देना। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इंटर तक बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई को ब्रेक लगा देते हैं, फिर 2-3 साल बाद जो है उनकी शादी कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लड़कियों की जो शिक्षा का स्तर है वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। बहुत सारे जगह पे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसी मानसिक स्थिति है देखने को मिलती है कि लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सोचते हैं और लड़कियों को पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि जो है उनका जीवन स्तर सुधर सके। और यहाँ पे जो पॉइंट आप लिख सकते हैं उसमें यही लिखेंगे कि यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाता है और जो ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों की शिक्षा उतना ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनकी 2-3 साल बाद शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है उनका जो जिम्मेदारी होती है ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जिम्मेदारी से हट जाते हैं लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रेरणा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रेरणा क्या होता है? प्रेरणा का मतलब होता है एक तरह से मोटिवेशन। जैसे अगर आपके अंदर एक एनर्जी भर दिया जाए कि इस बार जो है आपका 2026 ये आपकी ज़िंदगी का ऐसा साल है जो आपकी ज़िंदगी में लौट कर दोबारा नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आज आप कर रहे हैं वही कल आपको मिलेगा। इसीलिए आज बेहतर करिए, कल आपका बेहतर होगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन, आपको प्रेरणा मिल रही है इन बातों से। और अगर आप इन बातों से सीख पाए होंगे तो जो आज जो है आप बेहतर करना शुरू कर देंगे। तो आप इसकी प्रेरणा के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है। जब आपके अंदर कोई मोटिवेशन आएगा तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि भाई मैं भी कर सकता हूं, अगर पड़ोसी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आपके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा प्रदान होती है और आप जो है काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाती है। यानी अंदर से मोटिवेशन जो आपको मिलता है वो ये होता है कि भैया आपको लक्ष्य के प्रति आपका जो टारगेट है कि मुझे 95% अचीव करना है, तो जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति जो है आपको आगे बढ़ाती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यवहार और निरंतरता में सुधार लाती है। जैसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि भाई हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और जो है हम अच्छा निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो मेहनत करना ये हमें मोटिवेशन सिखाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है हर व्यक्ति में प्रेरणा का स्तर अलग अलग होता है। जो व्यक्ति होते हैं हर व्यक्ति में अपनी सोच अलग होती है, अपनी क्षमता अलग होती है, तो उनका मोटिवेशन भी अलग होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य और इसके बारे में आप लिखेंगे। पहले मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद एक एक करके आप इसके बारे में लिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है मनुष्य को तनाव रहित और संतुलित बनाना। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को जो तनाव है, तनाव का मतलब जो टेंशन है, जो परेशानी है, उसको पहले दूर करना है, फिर इसके बाद उसको संतुलित बनाना है। संतुलित बनाने का मतलब ये है कि अच्छा भोजन लीजिए, संतुलित भोजन लीजिए और आप जो है अच्छा सोचिए, अच्छा समझिए। अब यहाँ पे जो है अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके मन में भी अच्छी सोच उत्पन्न होगी और अच्छी सोच उत्पन्न होगी तो आपका जो तनाव है, जो टेंशन है, वो धीरे धीरे दूर होगा। तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है सकारात्मक सोच विकसित करना। वही मैंने आपको बताया कि सकारात्मक यानी आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप गलत सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे कि यार मेरा कहाँ 90% आ सकता है, तो आपके अंदर मानसिक विकार जरूर उत्पन्न होगा। लेकिन आप सोचिए कि मुझे 90% लाना है और ज़रूर आएगा, तो आप जो है एक अपने मन में एक अच्छी सोच उत्पन्न कर रहे हैं, एक सकारात्मक सोच उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आप जो है अपने मानसिक को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा देखिए स्वस्थ व्यवहार अच्छी आदतें विकसित करना। यानी स्वस्थ व्यवहार का मतलब ये है कि आपको अच्छा व्यवहार करना है लोगों के साथ में और खुद के साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुद के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और खुद के ही कमियां अपने आप को गिनाते रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मेरा 90% कैसे आएगा, मैं कैसे पास होऊंगा, अपने अंदर ही कमियां गिनाते रहते हैं। तो इसलिए खुद के साथ भी व्यवहार अच्छा करना है, यानी स्वस्थ व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना है और लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। जब ऐसा आप करते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। फिर अच्छी आदतें विकसित करना। अच्छी आदतों का मतलब ये है कि आपको अच्छा काम करना है, अच्छा सोचना है, अच्छे लोगों के साथ में रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करना। व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको भी ध्यान में रखना है। यानी अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो भी आपका मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है, अगर आप ज़्यादा दुबले पतले हैं तब भी आपका मानसिक स्वास्थ्य विकार जो है उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आपको फिट रहना है, तो फिट रहने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व यानी अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य का भी जो है समस्याएं, जो परेशानी है, जो उत्पन्न होती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप इसके बारे में आसानी से आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। बालिका शिक्षा के महत्व को बताना है। आइए जानते हैं बालिका शिक्षा के महत्व को। सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे बालिका शिक्षा के महत्व और उसके बारे में लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं। यानी जो बालिका शिक्षा का महत्व है कि जब महिलाएं शिक्षित जाती हैं, यानी जब बालिका शिक्षित होती है तो आगे चलकर वो जो है आत्मनिर्भर बन जाती है, यानी खुद से अपना काम कर सकती है और खुद का अपना जो है बिजनेस व्यापार कर सकती है, खुद से नौकरी पा सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा है परिवार और समाज का विकास कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस कुल यानी परिवार, कुल मतलब परिवार, जिस कुल में एक महिला शिक्षित होती है उसका आने वाला 7 कुल यानी 7 पीढ़ी शिक्षित मानी जाती है। तो अगर महिला शिक्षित होती है तो समाज भी शिक्षित होता है, परिवार भी शिक्षित होता है। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण में सुधार। देखिए स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य का है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं, आप अच्छी श्रेणी में आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य आपका सबसे पहले होना चाहिए। फिर स्वच्छता पे भी ध्यान में रखना है और जो आप पोषण करते हैं, जो आप उपयोग करते हैं, जो आप सेवन करते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा खाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तेजी होती है। यानी अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो उनका भी योगदान देश को आगे बढ़ाने में होता है और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें महिलाएं भागीदारी ना हो। इसका मतलब ये है कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगर वो शिक्षित होती हैं तो आगे भी इनका योगदान और देखने को मिलता है या मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने के बाद आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आप देख पाएंगे, ऐसे प्रश्न आपको देखने को
मिलेगा और इसी में से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख लिया है, आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको अगला वीडियो किस विषय पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं अगले नए टॉपिक पे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।